बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है विच इज़ चैप्टर नंबर 24 सेकेंड ईयर कोर्स में। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, या उससे पहले हम केमिस्ट्री को डिफाइन करें कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, चेंजेस अकरिंग इन मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग दीज चेंजेस। फिर हम कहते हैं कि केमिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वेरियस ब्रांचेस में उसकी स्टडी आसान बनाने के लिए। उसमें से वन ऑफ द ब्रांच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस या हाउ मच ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर देयर, और क्वालिटेटिव में हम ये डिस्कशन करते हैं कि विच टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस आर देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी सिलसिले को हमने जब शुरू किया था चैप्टर की स्टार्ट में, वहां पर हमने क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस को डिस्कस किया था, जिसमें से कंबस्शन एनालिसिस एक मेथड है। लेकिन उसके बाद जब मॉडर्न टेक्निक्स आ गए जिनका रिजल्ट हाईली एक्यूरेट था, तो उनकी डिस्कशन शुरू हो गई थी। उन टेक्निक्स में से हमने अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री को डिस्कस किया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, और उसके बाद आईआर को डिस्कस किया था। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस आपकी कोर्स में इंक्लूडेड है। उसमें से एक टॉपिक है या एक टेक्निक है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जिसको हम कह सकते हैं कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, इसको डिटेल में स्टडी से करने से पहले हम जरा स्पेक्ट्रम को जान लेते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में हाइड्रोजन को की मॉडल को ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन करने से पहले हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। आइए जरा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ light on the basis of increasing or decreasing order of wavelength or frequency या energy। हम frequency, energy या wavelength की बेस पर जब मुख्तलिफ रेडिएशंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अरेंज करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी से करने से पहले हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, डिक्रीजिंग एनर्जी अगर हम बात करें, हमारे पास गेमा रेडिएशंस जो हैं वो हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, उनसे एनर्जी में कॉस्मिक रेडिएशंस हैं हायर। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की थी एक्स रेस की। अब एक्स रेस से आगे आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम होती जा रही है स्टूडेंट्स। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल है, विजिबल के बाद इंफ्रारेड रीजन है, इंफ्रारेड रीजन के बाद स्टूडेंट्स रेडियो माइक्रोवेव्स हैं, और माइक्रोवेव्स के बाद हमारे पास रेडियो रेंज है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब हम स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट के बारे में हम कहते हैं स्टूडेंट्स, व्हाइट लाइट की टर्मिनोलॉजी किताब में इस्तेमाल की गई है। व्हाइट लाइट का मतलब है विजिबल लाइट, जिसमें मैं और आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, या हम कह सकते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब वो वेवलेंथ्स हमें कैसे मालूम होंगे, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम विजिबल लाइट को या व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो प्रिज्म में होगा क्या, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन या बेंडिंग जिसको हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब लाइट रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम मींस जिसकी डेंसिटी कम हो, जब डेंसर मीडियम में दाखिल हो, प्रिज्म का मटेरियल जो है दैट इज डेंसर देन द एयर। अब वो लाइट जैसे ही उसमें दाखिल होगी, वहां पर उसकी रिफ्रैक्शन या बेंडिंग शुरू हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, जब लाइट दोबारा प्रिज्म से बाहर जाएगी तो रिफ्रैक्ट होकर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब ये बेंडिंग जो है लाइट की, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी और बेंडिंग को हम देखें, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो तो बेंडिंग उसकी कम होगी स्टूडेंट्स। तो उसी की बेसिस पर हमारे पास विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, जिसको आपकी किताब में वाइबगायर से रिप्रेजेंट किया गया है।
वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। अब वायलेट कलर जो है इसका वेवलेंथ सबसे कम है, तो स्टूडेंट्स याद रखें वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अगर हम विजिबल लाइट को अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ कंपेयर करें तो अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका वेवलेंथ कम है और इसी तरह वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी एनर्जी कम है, ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी एनर्जी किससे ज्यादा है? विजिबल रीजन से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अल्ट्रावायलेट रीजन जो है इसकी एनर्जी कम है एक्सरे से, तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो विजिबल लाइट है इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 फ्रीक्वेंसीज या 7 कलर्स, जिसमें से वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ उसकी एनर्जी या वेवलेंथ जो है वो कम है, वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किताबों में विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए जो रीजन है इट इज फ्रॉम 700 टू 800, बाज जगहों पर 380 से 760 तक, बाज किताबों में या बाज पॉइंट्स पर ये 380 से 780 तक होगा, लेकिन अगर हम एवरेज लिखें तो 400 से 700 नैनोमीटर तक, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमने स्पेक्ट्रम की वजाहत की कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। फिर उसके बाद हम स्पेक्ट्रम की टाइप्स की डिस्कशन करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। नंबर फर्स्ट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड वन इज लाइन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? स्टूडेंट स्पेक्ट्रम की टर्मिनोलॉजी रिपीट हो रही है, वही मतलब है इसका कि जब हम मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की बेस पर अरेंज कर लें। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो है स्टूडेंट्स जिसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज, मुख्तलिफ कलर्स, वेवलेंथ्स या एनर्जीज के दरमियान कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, बिटवीन वेरियस कलर्स, फ्यूजन ऑफ वेरियस कलर्स, यहां पर कलर जो होंगे फ्यूज्ड हुए होंगे। जनरल या डेली लाइफ एग्जांपल इज रेनबो। स्टूडेंट्स जब हम रेनबो को देखते हैं तो उसमें से हमें 4 या 3 कलर्स दिखाई देते हैं, जिनकी नजर तेज हो उनको 4 कलर दिखाई देते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 होंगे। अब हम तो कहते हैं कि विजिबल लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, बाकी कलर्स हमें दिखाई नहीं देते। अब एक कलर का दूसरे कलर में मर्ज होना, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वायलेट कलर शुरू हो जाती है 380 से और खत्म हो जाती है 410 पर। अब 410 के बाद 11, 12, 13, 14 नैनोमीटर और फिर इसी तरह 420, 430, अब ये रीजन जो है ये दोनों मर्ज हुए होंगे, जो कि विजिबल आई से या नेकेड आई से अगर हम देखें तो हमें वो कलर्स दिखाई नहीं देते, उनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल है रेनबो। अब बारिश का पानी या एटमॉस्फेयर में अगर नमी मौजूद हो स्टूडेंट्स, तो सूरज की रोशनी, विजिबल लाइट रेयर मीडियम से ड्रॉपलेट में जब अंदर चली जाती है वो रोशनी, अब ड्रॉपलेट जो है वो डेंसर है देन द एयर, अब दोबारा वहां से रिफ्रैक्ट होकर जब लाइट निकलेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुई होगी मुख्तलिफ कलर्स में, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी आंखों का जूमिंग पावर इतना नहीं है कि उन फ्रीक्वेंसीज को हम करीब से देख सकें और उनको एक दूसरे से अलग कर सकें। सेकेंड टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। यहां पर स्टूडेंट्स लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फॉर एन एलिमेंट और फॉर अ कंपाउंड इन वेपोराइज्ड स्टेट। जब हम किसी कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग सोडियम एटम्स, तो सोडियम चूंकि सॉलिड स्टेट में है उनको हम वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, या लिक्विड में और लिक्विड से फिर वेपर्स में। अब उनको जब हीट दिया जाता है उन वेपर्स को, उन एटमों को, तो वहां पर जो स्पेक्ट्रम हमें हासिल होगा उसको हम फिर क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम, या उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की वजाहत है स्टूडेंट्स, या अगर कंपाउंड हो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब जब वो मॉलिक्यूल होगा अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसको लिक्विड स्टेट से हम वेपोराइज करते हैं, वोलेटिलाइजेशन इसको कहते हैं। जब वो वेपर होगा उसको हम और एनर्जी देंगे ताकि वो उसके एटम्स एक दूसरे से डिटैच हो सकें,
क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम में वी नीड एटम्स। फिर क्या होगा, उस इमिटेड लाइट को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमें क्लियर कट बाउंड्री नजर आएगी। दो किस्म के ऑब्जर्वेशंस हम कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ब्राइट लाइट आर सीन ऑन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्टूडेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रम को जब हम देखते हैं एटम्स की केस में, चाहे वो कंपाउंड के एटम्स हों या वो एलिमेंट के एटम्स हों, तो होगा क्या, जब ग्राफ या स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा उसमें ब्राइट लाइंस एक दूसरे से अलग हुए होंगे बाय डार्क स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब नंबर ऑफ लाइंस आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ एटम, एटम की नेचर पर डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, सोडियम की केस में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम हमें येलो कलर की प्रोडक्शन करता है। अब क्यों करेगा, कैसे करेगा, आइए इसकी एक्सप्लेनेशन बोर्ड नंबर 2 पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमने बात की कि ये इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री होगी। और हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि व्हाइट या ब्राइट लाइंस होंगे जिनको डार्क स्पेसेस से अलग किया गया होगा। अब स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन एलिमेंट्स इन गैसियस स्टेट आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर। जब इन एटमों को, चाहे वो कंपाउंड के एटम्स हों या चाहे वो एलिमेंट्स, सोडियम एलिमेंट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी एलिमेंट हो, उनके एटमों को हम हाई टेम्परेचर पर हीट दे देते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हायर एनर्जी शेल्स में चले जाते हैं। अब इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वो दोबारा वहां से जब अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, अपनी पोजीशन पर आएंगे, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी इलेक्ट्रॉन्स ने, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जिससे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वो लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टूडेंट्स हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक का नाम आप जानते हैं कि क्यों है, स्पेक्ट्रम आप जानते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन का फर्क है। एमिशन में जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम हासिल करेंगे तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी होगी जो कि एमिट की गई है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अब वहां से जब दोबारा अपनी पोजीशन पर आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी को एमिट करेगा, तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में उस एमिटेड फ्रीक्वेंसी की बात होगी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़कर जाएगा तो ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या उस एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ की बात होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसी बेसिस पर एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हासिल होता है। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बताया गया है कि व्हेन सॉलिड्स आर वोलेटिलाइज्ड, वोलेटिलाइज्ड का मतलब यह है अगर सॉलिड स्टेट में हो तो उनको हम गैस स्टेट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, बाजों का ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं, और जैसे आयोडीन है वो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जाएगा, गैस में जाएगा। अब सोडियम को फिर पहले हम मेल्ट करेंगे, लिक्विड में जाएगा, और उसके बाद उसको हम गैस फेज में कन्वर्ट करेंगे। तो solids are volatilized or elements in their gaseous state are heated to high temperature, radiations of certain wavelengths are emitted। क्यों emission होगी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि होगा क्या। हाँ, अगर इसको हम कंपेयर कर लें एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के साथ, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम हीट देते, आयरन को हम हीट दे रहे हैं तो वो ग्लो करना शुरू कर देगा। अब वो जो लाइट इमिट कर रहा है उसकी ग्लोइंग से, अगर उसको हम स्पेक्ट्रम हासिल करें या प्रिज्म से पास करें तो वहां पर एक रेंज में रेडिएशंस आएंगी जिनमें क्लियर कट बाउंड्री नहीं होगी स्टूडेंट्स। लेकिन इस केस में एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जब हम एलिमेंट के एटमों को थर्मल एनर्जी दे देते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, हायर एनर्जी शेल्स में जाएंगे, इसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। वहां से दोबारा वो डी एक्साइट होंगे, अपनी पोजीशन पर आएंगे, डी एक्साइटेशन इसको हम कहते हैं। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम उस वक्त हासिल होगा स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन
हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएंगे। अब नीचे से कैसे गए? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी की बात नहीं होगी स्पेक्ट्रम में, उस एनर्जी की बात होगी जो कि इस सैंपल ने क्या किए हैं, रिलीज की है वो एनर्जी। एटॉमिक, अब यहां पर होगा क्या, इसके स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। यहां पर जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी थी स्टूडेंट्स, वो डार्क बैकग्राउंड की फॉर्म में उस स्पेक्ट्रम पर आएगी, और जो इमिटेड एनर्जी थी वो इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइंस हमें दिखाई देंगे। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा स्टूडेंट्स? बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू अ गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। मैंने बात की कि एलिमेंट की गैसियस सैंपल का मतलब यह है कि वो एलिमेंट होगा एटॉमिक स्टेट में, सोडियम के एटम्स एग्रीगेटेड होंगे सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब ये गैस स्टेट में चला जाएगा तो ये इंडिविजुअल एटम्स बन जाएंगे। Certain wavelengths are absorbed and the rest are emitted. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स? जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया गया है, बाकी जो रेडिएशंस हैं वो क्या हो जाएंगे? एमिट हो जाएंगे। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ अपीयर्ड एज डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। एब्जॉर्प्शन में बैकग्राउंड जो होगा वो ब्राइट होगा, और जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस है वो डार्क कलर्स की फॉर्म में हमें दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने कुछ देर पहले लेक्चर में कहा कि हम बोहर मॉडल के मुताबिक जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहां पर हमने बात की थी कि हाइड्रोजन इज अ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसमें। अब अगर हम हाइड्रोजन के एटमों को डिस्चार्ज ट्यूब में एनर्जी दे देते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि वो सेकंड शेल में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में और सेवंथ में। अब जब वो वहां से किसी भी शेल से जब शेल नंबर फर्स्ट में आएगा तो जो एनर्जी वो रिलीज करेगा वो एनर्जी अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जिसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं, नेक्स्ट जो है सॉरी स्टूडेंट्स, लेमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट रीजन लेमन सीरीज। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से, सेवंथ से, सिक्स्थ से, फिफ्थ से, फोर्थ से, थर्ड से, सेकंड में आ जाए तो वो आईआर रीजन में एमिशन करेगा। अब अगर थर्ड में आए तो मिड आईआर, और अगर फोर्थ में आए तो फिर फार आईआर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। आईआर के बाद आपको पता है स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट रीजन हमारे पास है माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स के बाद है रेडियो वेव्स। तो अब अगर हम वेवलेंथ की कैलकुलेशन करें या एनर्जी की कैलकुलेशन करें स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आपकी किताब में ये इक्वेशन लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर इनटू 1 ओवर n2 माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर। आर यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू है 1.097 क्रॉस 10 पावर 7 न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी। ये 1 ओवर n1 और 1 ओवर n2 इक्वेशन हमने डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन एटम में कैलकुलेशंस की थी, और सेकेंड ईयर की फिजिक्स में द डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर है, वहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। यहां पर जस्ट इक्वेशन की डिस्कशन है स्टूडेंट्स। n1 जो है शेल नंबर 1 होगा इनिशियल स्टेट, n2 जो है फाइनल स्टेट है। अब जरूरी नहीं है कि n1 फर्स्ट शेल होगा, क्या पता अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से जाएगा तो फिर n1 हमारा थर्ड शेल होगा, और n2 अगर फिफ्थ शेल में जाएगा तो n2 हमारा फिफ्थ शेल होगा, अगर फोर्थ में जाएगा तो n2 हमारा फोर्थ शेल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने स्पेक्ट्रम से, जिसमें हमने लाइन और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की वजाहत की, फिर उसके बाद लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वजाहत की विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड सोडियम एटम। आइए स्टूडेंट्स, अब आपकी किताब में एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं बोर्ड नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कशन की स्पेक्ट्रम की, और उसके दो टाइप्स हमने डिस्कस किए, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस। फिर लाइन स्पेक्ट्रम में हमने दो डिस्कस किए, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। स्टूडेंट्स, आपकी किताब में जो डिस्कशन है वो रिलेटेड है फ्लेम फोटोमीट्री से। अब फ्लेम फोटोमीट्री का मतलब ये है कि इसमें जब एटमों को एक्साइटेड स्टेट में हम लेकर जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम लेकर जाएंगे, इसलिए इसको फ्लेम फोटोमीट्री कहते हैं। और फोटो मीन्स फोटोन, लाइट।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक वजाहत मैं करता चलूं, ये जो एक्सप्लेनेशन है यहां पर, ये फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसको हम कहते हैं, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स की वजाहत है। डिटेल में अगर हम जाएंगे तो वो आप उससे कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स। आपकी किताब में जो इंफॉर्मेशन है उसी के मुताबिक हम डिस्कशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जिस एलिमेंट को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट से हमें एक फूड स्टफ मिल जाता है, अब उसमें हमने देखना है कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, निकल है, कैडमियम है, व्हाटएवर जो भी एलिमेंट है। अब जो एलिमेंट हमने एनालाइज करना है, यहां पर हम उसका लाइट सोर्स लेंगे, जिसको आपकी किताब में हॉलो कैथोड लैंप कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हॉलो कैथोड लैंप क्या है, इसकी प्रोसेसिंग कैसी है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपकी लेवल पर ये बात डिस्कस नहीं होगी। सिंपल मैं आपको बता दूं, हॉलो कैथोड लैंप में क्या होगा, यहां पर हमारे पास कैथोड होगा और एनोड होगा। अब कैथोड जो है इसका हॉलो होगा अंदर से। स्टूडेंट्स, आप इस मार्कर की ढक्कन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसी तरह होगा वो। अब चूंकि एज एन एग्जांपल हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम को एनालाइज कर रहे हैं हम, तो हम कैथोड सोडियम एलिमेंट का लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज एनोड। अब इन दोनों की अरेंजमेंट इसी तरह है कि ये जहां पर लोकेटेड है वहां पर इनर्ट गैस मौजूद है, इनर्ट गैस, इनको कनेक्ट किया गया है बाहर बैटरी के साथ। तो स्टूडेंट्स, जब हम उस इनर्ट गैस को हीट दे देते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एनोड से होते हुए, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको याद हो तो उस जैसा प्रोसेसिंग है यहां पर भी, तो ये कैथोड को स्ट्राइक करते हैं और कैथोड के एटम जो होंगे वहां से रिलीज हो जाते हैं। अब वो एटम्स ड्यू टू हीट एनर्जी गेन करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में, सोडियम की केस में स्पेसिफिक है, येलो लाइट की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे। अब वहां पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होगा। जो डी एक्साइटेड लाइट है वो लाइट पास होगी स्टूडेंट्स चॉपर से। ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं इसको चॉपर कहा गया है। चॉपर का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये इसी तरह सर्कुलर मोशन करता जाएगा। जब यहां पर इसका ये डार्क स्पेस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जब हॉलो कैथोड लैंप के सामने ऐसे आएगा तो वहां से जो रेडिएशन आ रही है ये ब्लॉक करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर ये ऐसे हो जाता है तो जो रेडिएशन है ये इससे पास होगी, ब्लॉक नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बात की कि सोडियम एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन पर एक स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी पास होगी चॉपर से, चॉपर के बाद वो एनर्जी ट्रांसफर होगी लाइट की फॉर्म में फ्लेम की तरफ। अब आइए फ्लेम को देखते हैं। फ्लेम में हमारे पास ऑक्सीडेंट होगा और वो फ्यूल होगा। फ्यूल, पेट्रोल हमारा फ्यूल है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन, माहौल में जो ऑक्सीजन है जो गाड़ी के फिल्टर से पास होकर पेट्रोल के साथ मिक्स हो जाती है, अब वो ऑक्सीडेंट है, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर भी फ्लेम की इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट है। अगर फर्ज कर लें हम आयरन डिस्कस कर रहे हैं और उसके लिए 1000 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो फिर हम ऐसा फ्लेम और ऑक्सीडेंट यूज करेंगे जो कि उस हीट को मेंटेन रख सके। तो स्टूडेंट्स, सैंपल हमारा यहां पर इंसर्ट होगा फ्लेम की जो सेटअप है या जो पोर्शन है वहां पर। अब सैंपल डिपेंड करता है या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। अब अगर लिक्विड होगा स्टूडेंट्स, तो उस सैंपल को हमने मॉलिक्यूलर स्टेट से, क्योंकि मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स या लिक्विड स्टेट में है, मॉलिक्यूल के लिए हम बात कर रहे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो पहले हमने उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक स्टेट में लेकर जाना है। जिस पोर्शन में होगा उसको हम एटोमाइजर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो जब एटम्स बनेंगे वो एटम्स ट्रांसफर होंगे थ्रू अ ट्यूब टू द फ्लेम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थ्रू अ ट्यूब जब ये फ्लेम पर पहुंचेंगे ये मॉलिक्यूल एटम्स, तो उनके साथ ऑक्सीडेंट भी होगा और वो फ्यूल भी होगा, जिसकी वजह से ये एटम हीट अप होंगे। और अगर सॉलिड स्टेट में है सैंपल हमारा, तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, उस सैंपल को सब्लाइम करना है, सब्लिमेशन, जिसको हमने गैस फेज में कन्वर्ट करना है। अब सैंपल तैयार हो गया हमारा, वो फ्यूल ऑक्सीडेंट के साथ मिक्स होकर जब फ्लेम में पहुंचेगा तो फ्यूल जो होगा वो तो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा। अब ये सैंपल जो है
एटॉमिक स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम कहते हैं कि फर्ज कर लें ये सोडियम एलिमेंट है जिसमें से 3 शेल्स हैं, अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्ज कर लो, आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जब आएगा, इस प्रोसेस को जब ये लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जाएगा, इसको हम एक्साइटेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। अब दोबारा ये डी एक्साइट होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब स्टूडेंट्स फ्लेम में ये प्रोसेस हो जाएगा, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं या सैंपल को, उससे जो एमिटेड लाइट है। अब यहां पर पॉसिबिलिटी 2 है स्टूडेंट्स। अगर लाइट पास हो रही है जो कि सोर्स से आ रही है, हॉलो कैथोड लैंप से, अगर हम उस एनर्जी को डिस्कस करें जो कि एक्साइटेशन के लिए एब्जॉर्ब हुई है, तो जो रेडिएशंस पास हो रही हैं फ्लेम से मोनोक्रोमेटर में, मोनोक्रोमेटर का मतलब है मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमा मीन्स कलर, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सिलेक्शन होगी। डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग जिसको हम कह सकते हैं, या प्रिज्म कह सकते हैं हम इसको। तो जब ये लाइट मोनोक्रोमेटर से पास होगी, अब 2 कंडीशंस है मैंने आपको बता दिए स्टूडेंट्स। या तो मोनोक्रोमेटर से जब लाइट पास होगी, जो लाइट हॉलो कैथोड लैंप से आ रही थी अगर 100% थी, उसमें से 50% एब्जॉर्प्शन हो गई है। अब अगर हम उस एब्जॉर्ब्ड लाइट को डिस्कस करें तो उसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब अगर हम उस एमिटेड लाइट को, जो कि डी एक्साइटेशन के दौरान वो एनर्जी इमिट हुई है, उस इमिटेड लाइट को डिस्कस करें तो फिर उसको हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो डार्क लाइंस की फॉर्म में हमें दिखाई देगी बाय ऑन वाइट बैकग्राउंड या ब्राइट बैकग्राउंड, और जो इमिटेड लाइट है एमिशन स्पेक्ट्रम की केस में वो ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। दोनों में कोई फर्क नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की बात है। अब मोनोक्रोमेटर से लाइट जब पास हो जाती है वो डिटेक्टर तक जाएगी, डिटेक्टर जो है उसको एम्पलीफाई करेगा और फाइनली रीड आउट डिवाइस पर हमें वो जो एमिशन या जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ एक ग्राफ हमें मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये ग्राफ जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें एक एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस पर एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेंस है। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस जो है दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो ट्रांसमिटेड लाइट कम होगी, और अगर ट्रांसमिशन ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है वो कम होगी। दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। अब इसके लिए हम कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं जिसको हम वर्किंग कर्व भी कहते हैं। कैलिब्रेशन कर्व कैसे बनेगा? हम पहले जिस सैंपल को हम एनालाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूं कि इसमें सोडियम मौजूद है या नहीं, तो हम सोडियम सैंपल्स बनाएंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन होगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोपोज्ड वैल्यू में बता रहा हूं, हम 5, 10, 15, 20, 25, 30 ppm सॉल्यूशंस बनाते हैं, उनकी एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सैंपल एटमों की, याद रखें एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी। अब 5 ppm के लिए पार्ट्स पर मिलियन सोडियम सोल्यूशन के लिए लाइट कम एब्जॉर्ब हुई होगी, ट्रांसमिटेंस ज्यादा होगी। 10 के लिए लाइट थोड़ी सी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, ट्रांसमिशन कम। फिर 15, 20, 25 एंड 30 तक। तो इससे हमारे पास एक सीधी लाइन आ जाएगी जिसको हम कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। अब हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, अननोन सैंपल को, उसको फिर या उसकी कंसंट्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू दिस कैलिब्रेशन कर्व कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलिब्रेशन कर्व पर आपकी किताब में जो टॉपिक है दैट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम का टॉपिक खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे तो नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।